चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, कल हमने इस चैप्टर में ये समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, और एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन भी हमने किया था ना, कि जिसमें जो इक्वेशंस दी गई थी उसे हमने सॉल्व करके चेक किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बरोबर ना। आज हम लोग उसी में ही एक्सरसाइज 4.1 में ही सेकंड क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन उसके साथ आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, कि जिसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप लोग वो क्वेश्चन रीड करो, तो मैं इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन करवाता जा रहा हूँ, बराबर। एक्सरसाइज 4.1 में जो सेकंड क्वेश्चन है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि उसमें प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें, और उस पर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है अभी अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये समझा था ना हमने, कि जिसमें x का सबसे बड़ा पावर स्क्वायर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, बराबर। तो देखो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे सॉल्व करके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर जमीन है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और लेंथ और ब्रीथ के बारे में ऐसे दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रीथ। जो उसकी लेंथ है ना, वो उसकी ब्रीथ से 1 more than twice, ट्वाइस मतलब के डबल कर देना, और उससे 1 more, उससे 1 more मतलब उससे एक और ज्यादा, ठीक है, 1 more than twice इट्स ब्रीथ, ऐसे दिया हुआ है। और हमें लेंथ और ब्रीथ वो दोनों सपोज करने हैं, मतलब फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसे सपोज ही किया जाता है ना, लेंथ और ब्रीथ को सपोज करना है हमें। तो सपोज करने के लिए कि चलो सबसे पहले अगर हम लोग यही सेंटेंस लिखें कि लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स, कि चलो कि जो ब्रीथ है उसे क्या सपोज करें, x सपोज करें। तो लेंथ को क्या सपोज करेंगे कि सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, लेंथ को क्या सपोज करें, y सपोज करें। ऐसा माइंड में आ रहा है? नहीं, वो गलत है। यहाँ लेंथ को y सपोज नहीं करेंगे, दो चीज़ें जरूर सपोज करनी है, ब्रीथ और लेंथ, लेकिन उसे x और y नहीं सपोज करेंगे। अब यहाँ ये शुरू करें उससे पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या तो सॉल्व करनी है ना, इसमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल सपोज होता है। कोई भी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सिंगल वेरिएबल से ही बनेगी, बराबर, दो वेरिएबल से नहीं। देखो, इससे पहले जो आप लोग थर्ड चैप्टर करते थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड चैप्टर का नाम ये था ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उस चैप्टर का नाम ही था 2 वेरिएबल। और इसी वजह से उसमें हर चीज़ जो सपोज करते थे ना इक्वेशन बनाने के लिए, तो उसमें 2 वेरिएबल सपोज करते थे, x और y, और फिर वो x और y ढूंढने की अलग अलग मेथड करते थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से फाइंड करते थे ना, याद है ना थर्ड चैप्टर। तो उसमें नाम ही था 2 वेरिएबल्स, और उसमें ये भी था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये थर्ड चैप्टर याद करवा रहा हूँ। पेयर मतलब कि जोड़ी थी, दो इक्वेशन बनती थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसके अंदर दो वेरिएबल्स भी थे, x और y। जबकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही इक्वेशन बनेगी और उसमें एक ही वेरिएबल होगा। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में कभी भी दो वेरिएबल सपोज नहीं करने हैं, x और y नहीं सपोज करना है। इसको अगर x में सपोज किया तो इसको भी x में ही सपोज करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा।
ये तो जब चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा तो और ज़्यादा माइंड में क्लियर होगा कि थर्ड चैप्टर में क्या डिफरेंस था और फोर्थ चैप्टर में क्या डिफरेंस है। दोनों में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है कि जो थर्ड चैप्टर में हम लोग इक्वेशन बनाते थे ना, उसमें हमेशा एक्स और वाई दो वेरिएबल सपोज होते थे। और दूसरी चीज़ कि जो थर्ड चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन बनी ना, वो सभी इक्वेशन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग बनती थी। किसके अकॉर्डिंग? प्लस माइनस। जो भी इक्वेशन बनता था ना, वो प्लस माइनस में बनता था। आप थर्ड चैप्टर रिवाइज कर लेना एक बार अच्छी तरह से। और जबकि फोर्थ चैप्टर है ना, फोर्थ चैप्टर में जो भी इक्वेशन बनेगी ना, वो सभी इक्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड के अकॉर्डिंग बनेगी, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे इक्वेशंस आती जाएगी ना, वैसे वैसे मैं आपको थर्ड चैप्टर भी याद करवाता जाऊंगा और फोर्थ चैप्टर भी याद करवाता जाऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखो कि इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन बनाओगे उसमें एक्स और वाई कभी भी सपोज नहीं करोगे। दोनों चीज़ें एक्स में ही सपोज करोगे आप लोग। होगी दो ही चीज़ें और वो दोनों एक्स में ही सपोज होगी, वाई कभी नहीं। तो यहाँ पर कि लेट द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स, कि अगर ब्रीथ को एक्स सपोज किया तो लेंथ को क्या सपोज करें, उसको क्या सपोज करें। तो लेंथ को सपोज करने के लिए आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो टेक्स्ट बुक में रीड करो कि उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लिखा हुआ है ना कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ का ट्वाइस, मतलब उसका डबल, एंड वन मोर, और एक ज़्यादा है। सबसे पहले हमेशा ट्वाइस करते हैं, हमेशा पहले ट्वाइस करते हैं, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स पहले ये करते हैं, और उसके बाद जो लिखा हो ना वन मोर देन वन लेस देन, वो बाद में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेंथ के लिए लिखा हुआ है कि लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ का डबल करके एक ज़्यादा है, वन मोर। तो इसीलिए जो लेंथ सपोज होगा ना, वो लेंथ क्या सपोज होगा पता है, कि जो ब्रीथ एक्स है तो उसका ट्वाइस, तो एक्स का ट्वाइस क्या हुआ 2x, एक्स का ट्वाइस क्या होगा 2x, और उसमें वन मोर, तो वन मोर मतलब प्लस वन। तो इसलिए ब्रीथ अगर x सपोज हुआ तो लेंथ क्या सपोज हुआ 2x प्लस 1। समझ आया, दोनों x में ही सपोज हुए ना, ये क्लियर हुआ ना माइंड में। ध्यान रखो कभी भी इसमें y सपोज नहीं करना है। और दूसरी चीज इसमें दी गई है कि इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है ना। मतलब यहाँ पर हमें एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू दिया हुआ है 528, ऐसे दिया हुआ है ना। तो इक्वेशन कैसे बनेगी पता है, इक्वेशन बनेगी ये एरिया की फॉर्मूला से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की फॉर्मूला क्या आती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर उसकी फॉर्मूला क्या आती है याद है, उसकी फॉर्मूला आती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। आता था ना पहले के स्टैंडर्ड में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर उसकी फॉर्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। मतलब कि इसकी फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 528, ऐसा हुआ ना, जिसके अंदर लेंथ की ये वैल्यू लिख सकते हैं ना 2x प्लस 1, और ब्रीथ की वैल्यू x। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ में 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई ब्रीथ में x। अब मल्टीप्लाई की साइन ना रखें और सीधा ऐसे ब्रैकेट में ही लिख दें तो भी ये मल्टीप्लाई कहलाया ना, कि 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 528। समझ आई बात। देखो यहाँ जो इक्वेशन बन रही थी ना वो मल्टीप्लाई में बन रही थी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू 528। ये इक्वेशन जब भी थर्ड चैप्टर में फाइंड करते थे ना, तो थर्ड चैप्टर में कोई भी इक्वेशन मल्टीप्लाई में फाइंड नहीं होती थी। थर्ड चैप्टर की हर इक्वेशन में प्लस माइनस होता था, जबकि इसमें हमेशा होगा मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर का सबसे बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना है इसमें। क्योंकि एग्जाम में आपके सिर्फ इक्वेशन दी गई होगी, वहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि ये थर्ड चैप्टर की इक्वेशन है या फोर्थ चैप्टर की इक्वेशन है। और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
काफ़ी स्टूडेंट फिर 4 चैप्टर की इक्वेशन होती है ना, तो भी उसमें x और y सपोज करके चले आते हैं, 3rd चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करके चले आते हैं, होगा ही नहीं वो सॉल्व। और 3rd चैप्टर की इक्वेशन होती है तो उसे 4 के हिसाब से सॉल्व करके चले आते हैं। नहीं, दोनों की इक्वेशन दिखने में सेम होगी, काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, लेकिन अंदर सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होगा। कोई भी सॉल्यूशन सेम नहीं होगा 3rd और 4th चैप्टर में से, बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ ऑफ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है 528, तो जिसकी फॉर्मूला लिखी ना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो लेंथ को जो सपोज किया था 2x + 1 और ब्रीथ को x = 528। तो अब इनके सॉल्यूशन में इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि जैसे ये ब्रैकेट में अगर है तो ये 2x का भी x के साथ मल्टीप्लाई और 1 का भी x के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा आगे का सॉल्यूशन, कि ये 2x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ये आ जाएगा ना 2x², और अगर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x = 528, यही ना। 2x को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को भी x के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सिर्फ लास्ट स्टेप वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो कल हमने बताया था कि उसमें सभी एक साइड होने चाहिए, इक्वल टू के उस साइड सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये 528 भी अगर इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा कि 2x² + x - 528 = 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 2x² + x - 528 + 528 यहाँ पे गया तो -528 = 0, बराबर ना। ये है ही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे बड़ा पावर 2 ही है ना, x²। सही बात है कि नहीं, अब क्लियर हो रहा है ना माइंड में। तो ऐसे इसमें हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब इसके आगे अभी सॉल्व नहीं करना है, वो आगे की एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, समझ आई। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी देखो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब कि जो लाइन वाइज इंटीजर्स आते हो, लाइन वाइज मतलब जो क्या कह सकते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16 है ना, या 21, 22, ऐसे लाइन वाइज नंबर आते हैं ना। ऐसे कोई 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका मल्टीप्लाई 306 होता है। तो ऐसे कौन से 2 लाइन वाइज नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। उसके लिए इक्वेशन बनानी है, फिलहाल नंबर नहीं ढूंढने, खाली इक्वेशन बनानी है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे पता है, देखो अब यहाँ पे जैसे ये सेकेंड इक्वेशन बनाए, तो उसमें सपोज करें कि लेट द फर्स्ट नंबर, 2 नंबर है ना उसमें, तो चलो उसमें फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, कि चलो पहले नंबर को x सपोज किया, सो द सेकेंड नंबर, तो जो सेकेंड नंबर होगा उसे क्या सपोज करें, y सपोज करें, बिल्कुल नहीं। उतावल में माइंड में सोचना भी मत कि y आता है, इस चैप्टर में सिर्फ x, तो दूसरा भी x में ही सपोज होगा। तो सेकेंड नंबर इसमें क्या सपोज होगा पता है, x + 1। ये रूल अब ध्यान रखो, इस चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूल आएंगे जो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा, और करते जाना नोट, कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो नंबर लाइन वाइज आते हो, जैसे मैंने बताया ना 21, 22, या कोई भी 35, 36, या जैसे 9, 10, या जैसे 19, 20, कोई भी लाइन वाइज जो 2 नंबर आते हो, तो उसमें जो भी एक नंबर होगा दूसरा नंबर उससे एक ज़्यादा होगा ना, 21 और 22, तो अगर पहला नंबर 21 हुआ तो दूसरा नंबर उससे एक ज़्यादा हुआ ना, बराबर ना। 35, 36 ये कंसेक्यूटिव नंबर, तो एक अगर 35 तो दूसरा उससे एक ज़्यादा ना। तो अब यहाँ पहला कौन सा नंबर वही नहीं पता है, तो पहले नंबर को अगर x से सपोज किया तो दूसरे नंबर को क्या सपोज होगा, x + 1, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर में हमेशा ऐसे ही सपोज करेंगे कि जो एक नंबर होगा दूसरा नंबर x + 1 उससे एक ज़्यादा, बराबर। और आगे दिया हुआ है देयर प्रोडक्ट इज 306, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कि देयर प्रोडक्ट इज 306। मतलब इक्वेशन कैसे बन जाएगी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 306 है। पहला नंबर x, पहला नंबर सपोज ब्रैकेट में लिखा है x, और दूसरा नंबर x प्लस 1 इक्वल टू 306, ऐसा ना, दोनों का मल्टीप्लाई 306 है ना। तो जिसमें यहाँ पर भी ये x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देंगे ना, कि x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो x एंड इक्वल टू 306। ये बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के लिए 306 भी इस तरफ लेके आए, उस साइड सिर्फ 0 होना चाहिए, ये इसका जनरल फॉर्म है ना। तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 यहाँ पे आएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना। इसमें सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर, उसके नीचे एक्स और उसके बाद ओनली नंबर 306। तो ये बनी कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? समझ आ रही है ना बात? देखो फिर उसके बाद थर्ड वाला दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो जो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर वो उनसे 26 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उन दोनों के एजेस का मल्टीप्लाई, आज से 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लाई 360 होगा। देन वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की एज फाइंड करनी है। तो जो रोहन की एज फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या सपोज करें, उसे एक्स सपोज करें ना, बरोबर ना। देखो इनका सॉल्यूशन कैसे लिखें, कि ऐसे लिखें सबसे पहले थर्ड वाले में कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स। कि चलो उसकी प्रेजेंट एज, अभी की एज एक्स है, तो उसके मदर की एज कितनी हुई? सो एज ऑफ रोहन्स मदर, उसके मदर की एज कितनी हुई? तो लिखा हुआ उसके मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, मतलब 26 ईयर्स बड़े हैं। तो उसके मदर की एज कितनी होगी? x प्लस 26। फिर से बोल रहा हूँ y नहीं सपोज करना है, ओके। तो उसके मदर की एज लिखा हुआ है कि उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो x प्लस 26 हुई ना, बराबर। और उसमें लिखा हुआ है कि उनकी एज का मल्टीप्लाई, लेकिन आज से 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लाई 360 है। ऐसा लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद की एज वो 360 है। तो ये तो प्रेजेंट एज है ना, तो 3 साल बाद की एज अगर ढूंढनी हो ना तो दोनों में 3 प्लस कर देंगे। सही बात है ना, 3 साल बाद की एज ढूंढनी है तो क्या किया जाए, दोनों में 3 प्लस हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर अब ऐसे लिखेंगे कि एज आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद की एज, तो उसमें अगर रोहन की एज फाइंड करनी हो ना, रोहन्स एज आज से 3 साल बाद, तो पहले x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, 3 प्लस कर देंगे ना उसमें, बराबर ना। और उसके मदर की एज अगर फाइंड करनी हो ना, रोहन्स मदर एज, मदर्स एज, तो वो उसमें x प्लस 26 है, उसमें 3 प्लस होगा। तो मतलब x प्लस 26 तो है ही, उसमें प्लस 3 हो जाएगा। तो मतलब उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 हो जाएगी। 26 में 3 प्लस हो जाएगा ना, 3 साल बढ़ जाएंगे तो 29 हो जाएगी फिर। सही बात है। और ऐसे दिया हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 3 साल बाद की जो एज है वो दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है? 360। तो मतलब इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि अब रोहन की एज कितनी है? x प्लस 3, और रोहन के मदर की एज कितनी हुई? x प्लस 29। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 360, बराबर। ऐसे हो गया ना, इक्वेशन यही बोल रही है ना हमें कि 3 साल बाद जो दोनों की एज मिली ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई 360 हुआ।
अब इसे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, बराबर। इसे सॉल्व करके बनाए तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि जब अगर दो ब्रैकेट हो तो उसमें ये पहले ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ऐसे करते हैं ना, x का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो आगे सॉल्यूशन होगा। तो देखो इनका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि सबसे पहले ये x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो गया x स्क्वायर, x को 29 के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो गया 29x, फिर ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो गया 3x, और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो गया 87 इक्वल टू 360। ऐसे हो गया ना। अब क्या करें कि अब इनमें जो सॉल्यूशन हो रहा है वो करें कि देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर तो वही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे ये 29x और 3x दोनों x में है तो दोनों का प्लस हो जाएगा ना, कि 29 और 3 वो हो जाएगा 32x, ये प्लस 87 ऐसे ही रहने देते हैं और ये 360 को इस तरफ लेके आए, 360 यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -360 इक्वल टू 0, बराबर। और उसका नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस ये 32x और ये 87 माइनस 360, ये दोनों नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस, 360 में से 87 जाएगा तो बचेगा -273, बड़ा नंबर माइनस में है ना, तो -273 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसमें सबसे बड़ा पावर x स्क्वायर, फिर x, फिर ओनली नंबर, बराबर। समझ आया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्लियर ना। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना चाहिए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट भी टिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन आपके एग्जाम में भी बहुत बार आती है और चैप्टर में भी सेम इक्वेशन खाली नंबर चेंज करके काफ़ी बार रिपीट होगी ये सेम इक्वेशन है, तो ध्यान से समझना कि जैसे देखो फोर्थ वाली इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है, द ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जितनी स्पीड में ही चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। भाई पहले जितनी भी स्पीड से चल रही थी ना, समझो पहले ट्रेन जो है वो 100 की स्पीड से चल रही थी, अब उसकी स्पीड 8 कम कर दो, मतलब अब ट्रेन 92 की स्पीड में चल रही है, तो उसे जहाँ पहुँचना था ना उससे वो अब 3 घंटे लेट पहुँचेगी। सीधी सी बात है, स्पीड कम कर दो तो वो 3 घंटे लेट ही पहुँचेगी या थोड़ा लेट ही पहुँचेगी वो, सही बात है ना। तो हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। समझ आ रहा है कि उसका डिस्टेंस दिया हुआ 480 किलोमीटर ट्रेन जा रही है रेगुलर स्पीड से, और अब उसकी स्पीड समझो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो वो रेगुलर कौन सी स्पीड से चल रही थी वो ढूंढनी है। फिलहाल तो स्पीड नहीं ढूंढनी, फिलहाल वो ढूंढने के लिए सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है, इसके लिए पर्टिकुलर स्टेप्स लिखेंगे और ऐसे जितने भी सम्स होंगे ना उसमें यही स्टेप्स आएंगे, ध्यान देना है इसमें। कि यहाँ पर ऐसा लिख दें कि लेट, ये क्वेश्चन फोर्थ वाली इक्वेशन के लिए, कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स, कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो रेगुलर स्पीड से ट्रेन चलती थी ना वो सपोज x है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड ना, कि वो रेगुलर जो स्पीड से एक जैसी स्पीड से चलती थी वो समझो x है, और उसकी जो न्यू स्पीड हो गई कि सो द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन की जो नई स्पीड हो गई ना वो कितनी हो गई पता है, x-8, उसकी नई स्पीड x-8 हुई। क्यों x-8?
क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से चल रही है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर पहले वो ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही थी तो अब 92 की स्पीड से चल रही है, 8 कम हो गया ना। तो सपोज पहले अगर वो ट्रेन x की स्पीड से चल रही थी तो अब उसकी स्पीड हो गई x माइनस 8, और उसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर दिया हुआ है। ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। और वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर उसकी स्पीड कम होती है ना तो उसे 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। पहले समझो वो 2 घंटे में पहुँचती थी ट्रेन, तो अब वो 5 घंटे में पहुँचेगी। सही बात ना, 3 घंटे उसे ज़्यादा लगेंगे ना, पहले 2 घंटे में पहुँचती थी, अब 5 घंटे में पहुँच रही है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर है ना टाइमिंग दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का, तो हमारी इक्वेशन इससे बनेगी टाइम के थ्रू। अब यहाँ पर हमने स्पीड तो फाइंड कर लिया, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अगर टाइम ढूंढना हो तो टाइम ढूंढने के लिए ना हमारी साइंटिफिकली फार्मूला आती है, याद है? स्पीड की फार्मूला या टाइम की फार्मूला याद है? स्पीड की फार्मूला याद करो तो टाइम की फार्मूला हम लोग बना लेंगे। स्पीड की फार्मूला क्या आती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आता है कि नहीं? स्पीड की फार्मूला आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि यहाँ पर ये साइंस के अकॉर्डिंग है। स्पीड की फार्मूला आती है, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पर से अगर मुझे टाइम की फार्मूला फाइंड करनी हो कि टाइम इक्वल टू, तो टाइम यहाँ पे और स्पीड यहाँ पे लेके आए ना, है कि नहीं? ऐसे करते ना, टाइम यहाँ पे और स्पीड यहाँ पे। तो टाइम की फार्मूला क्या हो जाएगी पता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की फार्मूला क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो ट्रेन को डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड अलग अलग है। पहले जिस स्पीड से जाती थी अब उससे 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो रही है। तो इसलिए टाइम में भी लिखेंगे कि पहले उसे जितना टाइम लगता था अब उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है ना, बराबर ना। तो यहाँ पर है ना 2 तरह के टाइम हम लोग फाइंड करेंगे, कि यहाँ पे पहले लिखें कि टाइम विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब यूनिफॉर्म स्पीड थी, पहले जितनी नॉर्मल स्पीड थी तो टाइम कितना लगता था। तो टाइम की फार्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही, अपॉन स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड कितना? x। तो 480 अपॉन x। इसे क्या कहें? तो सपोज इसे t1 कहो, ये पहला टाइम। अब जो नई स्पीड हो गई तो टाइम कितना होगा? कि अब समझो लिखें कि टाइम, अब लिखा जाए कि टाइम विथ न्यू स्पीड, कि अब नई स्पीड के हिसाब से टाइम कितना होगा। सपोज उसे t2 कहें, सेकेंड टाइम, कि नई स्पीड के हिसाब से टाइम कितना होगा। तो टाइम की फार्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो उतना ही है 480, लेकिन नई स्पीड कितनी हो जाएगी? नई स्पीड होगी x माइनस 8, बराबर। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था आपको कि भाई पहले जैसे उसे 2 घंटे लगते थे अब उसे 5 घंटे लगेंगे। सही बात ना, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है ना, 5 घंटे लगेंगे। लेकिन ऐसा कोई टाइमिंग दिया हुआ है कि पहले उसे 2 घंटे ही लगते थे? नहीं ना। तो वो टाइमिंग भी हमने सपोज किया, ये टाइम भी हमने सपोज किया कि पहले उसे इतना टाइम लगता था, अब नई स्पीड के साथ उसे इतना टाइम लगेगा, बराबर। और इन दोनों टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 3 आवर्स। दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा ना। तो मतलब इसमें या तो t1 माइनस t2 या तो t2 माइनस t1 करेंगे। समझो, फिर से समझना कि भाई पहले सपोज उसे 2 घंटे लगते थे तो अब उसे क्या लग रहे हैं? 5 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ना। पहले 2 घंटे लगते थे अब 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ऐसे हो जाएगा कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। मतलब इक्वेशन अगर बनानी हो ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बनेगी कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 3,
देखो ये हमारी इक्वेशन हुई, मेन पॉइंट यहाँ आता है T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों हमने T2 माइनस T1 किया, T1 माइनस T2 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस 3 आवर्स का दिया हुआ है ना, वो डिफरेंस ऐसे दिया हुआ है कि पहले जितना उसे टाइम लगता था अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब जस्ट सपोज करो कि पहले अगर उसे 2 घंटे लगते थे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग पहले अगर 2 घंटे लगते थे तो अब 5 घंटे लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 माइनस 5 करेंगे तो 3 होगा, कि 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा। क्या होगा उसमें, 2 माइनस 5 में कि 5 माइनस 2 में होगा, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा ना। मतलब कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 जो T2 है, कि T2 माइनस T1 करेंगे तो 3 होगा ना उसमें। समझ आ रहा है ना? जब भी इसमें कन्फ्यूज़न हो ना तो माइंड में सपोज कर लिया करो, कि सपोज ऐसे करो कि पहले उसे 10 घंटे लगते थे अब उसे 13 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, बराबर ना। पहले उसे 10 घंटे लगते थे अब उसे 13 घंटे लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 13 करेंगे कि 13 माइनस 10 करेंगे? क्या होगा, 13 माइनस 10 होगा ना, बराबर ना। 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनी। ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हम आएंगे ना उसमें यही होगा कि T2 माइनस T1 करना है कि T1 माइनस T2 करना है। आगे जब आएगा फिर से याद करवाऊंगा, ध्यान देना। बस अब यहाँ से इक्वेशन बन गई। देखो हाँ, इसमें सबसे पहले सपोज किया हमने स्पीड, उसके साथ डिस्टेंस दिया हुआ था, और फिर टाइम भी सपोज किया। ये दो स्पीड हो गई, डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर, और उसके साथ दो टाइम सपोज किया, और उस पर से अब ये इक्वेशन बनेगी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब यहाँ इनकी वैल्यू लिख दे कि T2, तो T2 कितना है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 अपॉन माइनस T1, तो T1 कितना है 480 अपॉन एक्स। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, ध्यान देना, कि यहाँ पर T2, तो T2 में लिखेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस T1, तो T1 पे लिखेंगे 480 अपॉन एक्स, T1 पे होगा 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, बराबर। अब जो इस इक्वेशन को सॉल्व करनी हो तो क्या करना होगा, इसका एलसीएम करना होगा ना। एलसीएम में ऐसे होगा, इन दोनों के नीचे तो नंबर हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम में ना यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड अगर देखो तो ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 480 से, ये x माइनस 8 का मल्टीप्लाई ये 480 से, और जो ये 3 है तो वो 3 का मल्टीप्लाई दोनों से, x से भी और x माइनस 8 से भी, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं 1 है ना, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम, कि देखो सबसे पहले तो ऐसे होगा कि ये 480 का x के साथ मल्टीप्लाई, 480 मल्टीप्लाई x, ये यहाँ पे माइनस ये यहाँ पे कि 480 मल्टीप्लाई x माइनस 8, और इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, कि 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी और x माइनस 8 के साथ भी, बराबर ना। 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब जो इनका मल्टीप्लाई करें तो देखो 480 को x के साथ मल्टीप्लाई तो 480x, ओके। यहाँ पे भी ये माइनस 480 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 480 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480x, और ये 480 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई में साइन में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 480 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 तो 38, 3840, बराबर। 480 मल्टीप्लाई 8 3840 इक्वल टू इसका तीनों का मल्टीप्लाई, तो पहले 3 को x के साथ मल्टीप्लाई तो वो 3x, और ब्रैकेट में वही x माइनस 8, बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि यहाँ पर 480x और माइनस 480x वो तो दोनों कट हो गए, बचेगा सिर्फ 3840 इक्वल टू अब ये 3x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, कि 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर,
बराबर। और 3x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 8 ज़ा 24 माइनस 24x। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना। और आखिरी में क्या, तो ये 3840 इस तरफ ले जाएं, नंबर इस तरफ ले जाएं ना, उस साइड सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स भी यहाँ पे, तो नंबर भी यहाँ पे लेके जाएं। तो ऐसे हो जाएगा कि ये 3x² माइनस 24x, ये यहाँ पे माइनस में जाएगा कि माइनस 3840 इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गई ना इक्वेशन हमारी। अब इस इक्वेशन में एक और चीज़ ध्यान रखा करो कि जब ये फाइनल इक्वेशन बन जाए ना, तो इस फाइनल इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन निकलता हो तो वो कॉमन निकाल देते हैं। आगे कोई भी इक्वेशन में ऐसे नहीं था। क्या यहाँ पे जो इक्वेशन बनी इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, कोई नंबर कॉमन है? नहीं है ना। जबकि यहाँ पे है कि यहाँ पे ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं, तीनों 3 की टेबल में आते हैं, मतलब 3 कॉमन निकल रहा है। तो जो कॉमन निकलता हो ना तो उसे निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे 3x² में से 3 कॉमन, तो बचेगा सिर्फ x² माइनस 24 में से 3 कॉमन, तो बचेगा 8x, है ना। 3 कॉमन मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो 24 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना होगा? 8 होगा ना, 8 3 ज़ा 24। और माइनस इसमें से अगर 3 कॉमन निकालो तो वो बचेगा 1280, 1280 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी, बराबर। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन तैयार हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इसमें बनाई थी वैसे। अब समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। और ये वाला फोर्थ वाला सम तो खास ध्यान रखना उसमें, बराबर। तो देखो आज जैसे हमने देखा ना कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमने सॉल्व किया, बराबर। कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी, आगे भी ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आएगी। अब कल हमें इसे सॉल्व करना सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अभी तो बनाई है, इसमें सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व करना मतलब कि इसमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अभी तो खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी ना, अब इसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। और वो सॉल्व करने के लिए हमारे चैप्टर में 3 मेथड आती है। जैसे थर्ड चैप्टर में भी पता है x और y ढूंढने के लिए 3 मेथड थी। थर्ड चैप्टर को याद करवा रहा हूँ कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड थी ना। तो वैसे ही इसमें भी x ढूंढने की भी 3 मेथड आती है, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड जनरल फार्मूला मेथड। तो ये तीनों मेथड x फाइंड करने के लिए वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, बराबर ना। अब कल इसमें देखेंगे कि ये x का सॉल्यूशन कैसे करना है। और आज जैसे हमने ये सॉल्व किया ना, ये इक्वेशन बनाई, तो ये चारों क्वेश्चन आपकी बुक में अच्छी तरह से लिख लेना। अगर इसमें बोर्ड पे न ध्यान आता हो तो मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रखी ही है कि उसमें से आप लोग इन चारों का जो है वो सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख लेना। ओके, तो अब आगे के सम्स कल के वीडियोज़ में। थैंक यू।